हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। विज्ञान प्रगति मैगजीन अप्रैल 2022 की आप लोगों के सामने है। इसको हम पूरा देखेंगे। खूब सारे आर्टिकल इसके अंदर दिए गए थे, लेकिन सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता है कि पढ़ो उतना, काम कहो जितना। तो देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल काम के हैं, या जो आर्टिकल काम के हैं उनमें से भी कौन कौन से पॉइंट्स काम के हैं, सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। मैगजीन की पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको ई पीडीएफ भी है, पीपीटी पीडीएफ भी है, हर तरीके की पीडीएफ है। बट कोशिश करो कि पीडीएफ इकट्ठा करने के चक्कर में मत रहो। ठीक है, लेक्चर को पढ़ो, सुनो, खत्म करो। नोट्स बनाने लायक चीज़ें बहुत कम निकलती हैं विज्ञान प्रगति मैगजीन से, तो जस्ट सुन करके इसको खत्म कर दिया करो, बात खत्म। ओके, तो पीडीएफ वीडीएफ के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़ो। वैसे मैं सब चीज़ें अवेलेबल कराता हूँ, सब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलो देखते हैं, ये सब आपका काम है, ये आपको करना जरूरी है। शेयर जरूर कर दिया करो। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी जो न्यूज़ हैं वो हमारे काम की हैं। पहली न्यूज़ जो है आप कवर पेज पर भी देख सकते थे, लिखा हुआ है पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर के बारे में यहाँ पर बात की गई है। पनामा नहर आपको पता है कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, और इन दोनों के बीच में ये आपकी पनामा नहर हो गई। तो एक तरीके से इधर आपका पैसिफिक हो गया, इधर आपका जो है वो अटलांटिक हो गया। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम भी ये पनामा नहर यहाँ पर आपकी करती है। तो पनामा नहर की जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, बहुत खूबसूरती से इसको यहाँ पर बनाया गया था। लगभग इसको 100 साल से ज़्यादा यहाँ पर हो गए हैं। 100 साल से ज़्यादा इस पनामा नहर को बने हुए हो गए हैं। 1914 में इस नहर को सार्वजनिक तौर पर खोला गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब खोला गया था? 1914 में इसको यहाँ पर जो है वो खोला गया था सार्वजनिक रूप से। और लगभग 10 लाख समुद्री जहाज़ जो हैं वो इस नहर से होकर के अब तक जो है वो गुजर चुके हैं। 10 लाख समुद्री जहाज़, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर इस नहर का है। आप देखोगे कि ये पैसिफिक हो गया, ये आपका अटलांटिक हो गया, दोनों का जो समुद्र तल है वो एक जैसा भी नहीं है कि जहाज जस्ट इधर से इधर ऐसे ही चला जाए, ऐसे ही नहीं जा सकता। तो इन सब के लिए इंजीनियरिंग जो है वो ऐसी की गई है कि ये सब संतुलित यहाँ पर हो सके। तो 15 अगस्त को जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा होता है, तब दुनिया का जो ये बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है जिसको कहते हैं पनामा नहर, इसके भी 100 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। 1914 में ये ओपन हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये एक अजूबा ही है दुनिया का, और देखते हैं कि किस तरीके से ये अजूबा क्यों कहा जा रहा है इसको। तो ये जटिल संरचना का उदाहरण है, और 15 अगस्त 1914 को जो है वो इसको यहाँ पर ओपन किया गया था। और इससे जो पहला पोत यहाँ पर गुजरा था, सबसे पहला जो यहाँ पर जहाज इस नहर से होकर के गुजरा था, केबीसी का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो था आपका SS अंकन। ठीक है, यहाँ पर आप टर्म को देख सकते हो, बहुत धुंधली लिखी हुई है। SS अंकन नाम का पहला पोत इस नहर से गुजरा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर देखो, पहला पॉइंट, और कृत्रिम जल मार्ग है भैया ये, ठीक है, ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड यहाँ पर ये जल मार्ग है, वाटरवे है, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता था। पनामा जल मड्रू मध्य इसको यहाँ पर कहते हैं, और ये अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पनामा नहर जो है वो अमेरिका के पूर्वी तट से लेकर के पूर्वी तट से पश्चिमी तट को जोड़ते हुए लगभग 15,000 किलोमीटर की लंबाई को घटा करके सिर्फ 82 किलोमीटर की कर देती है। तो अगर ये नहर ना होती तो आपको 15,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता, लेकिन इस नहर की वजह से आपको सिर्फ 82 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। तो इससे समय की तो बचत होगी, साथ ही साथ पेट्रोल वगैरह है वो सब भी कम लगेगा। ओके, डीजल है, संसाधन की भी बचत यहाँ पर होगी। समुद्री सतह में असमानता देखने के लिए मिल रही है। जो यहाँ पर आपका समुद्र है, जो दोनों के दोनों आपके महासागर मिले, जैसे अटलांटिक है या फिर प्रशांत महासागर है, इन दोनों का तल बिल्कुल भी समान नहीं है। एक तरफ तल ऊंचा है, एक तरफ तल नीचा है, तो जहाज ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। तो उसके लिए समुद्री सतह में असमानता के कारण जहाज़ों को पनामा नहर से गुजरते वक्त 26 मीटर ऊपर उठना पड़ता है। तो 26 मीटर ऊपर उठाना, ये ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही जहाज को यूं करके ऊपर को उठा दिया और काम हो गया। इसके लिए अलग तरीके के लॉक गेट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। धीरे धीरे एक एक मीटर ऊपर उठा करके 26 मीटर ऊपर यहाँ पर उठाया जाता है। पानी के स्तर को एक एक मीटर ऊंचा कर करके इस तरीके से काम को यहाँ पर किया जाता है, और फिर नहर के दूसरी ओर समुद्र तल में उतार दिया जाता है। 100 साल पहले इस नहर का निर्माण हुआ था, और उस समय ये काम यहाँ पर शुरू हुआ था। अगर हम देखें तो पनामा जल मड्रू मध्य को जो आपका बनाने का विचार है पहले से ही चल रहा है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो आपका 1492 में अमेरिका की खोज की थी, उस समय स्पेन जो है वो अमेरिका में उपनिवेश की स्थापना कर रहा था। उसी के साथ जो स्पेन के राजा थे चार्ल्स पंचम, उनके द्वारा इस नहर को बनाने की दिशा में कवायद शुरू हो गई थी, लेकिन काफ़ी अड़चन इस रूट में यहाँ पर आई। ओके, पता नहीं था कि भाई किस तरीके से यहाँ पर काम करें। लेकिन 3 नवंबर 1903 के पूर्व पनामा
जो कि कोलंबिया के अधीनता में आ गया था। कोलंबिया ने लगभग 50 वर्ष पहले यूएसए को इस जलमग्न मध्य के लिए एक रेल लाइन बनाने की अनुमति भी यहाँ पर दी थी। ये जो पनामा की आपकी नहर है यहाँ पर मिलेगी आपको, इस बनाई किसने है? तो ये बनाई है आपकी जो इंजीनियर हैं जिनका नाम है आपका फर्डिनेंड दे लेसेप। ओके, तो इनका नाम भी याद रखना, ये भी केबीसी टाइप क्वेश्चन है। अब ये ऐसे इंजीनियर हैं, इन्होंने ही आपका एफिल टावर भी बनाया है, इन्होंने ही न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी बनाया है, इन्होंने ही यहाँ पर आपकी स्वेज जो नहर है वो भी इन्होंने बनाई है। तो ये बेहतरीन इंजीनियर थे, इन्हीं से ही ये काम भी यहाँ पर करवाया गया। तो क्यों है ये नहर इतनी खास? भाई सिंपल सी बात है, जो अमेरिका की मुख्य भौगोलिक संरचना में कॉन्टिनेंटल डिवाइड का प्रमुख स्थान है। कॉन्टिनेंटल डिवाइड क्या होता है? कॉन्टिनेंटल डिवाइड जो है वो बेसिकली ऐसी चोटियाँ होती हैं एक कॉन्टिनेंट के अंदर या एक कंट्री के अंदर, जो किसी भी उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को या कंट्री को दो हिस्सों में बांट रही होती है। जैसे अमेरिका की बात यहाँ पर करें तो अमेरिका में आपको ये कॉन्टिनेंटल डिवाइड देखने के लिए मिलेगा। ये जो रेड कलर की रेखा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको रेखा देखने की मिलेगी और ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका तक जाती है। रॉकीज और एंडीज पर्वत को मिलाकर के ये श्रृंखला यहाँ पर बनती है। तो इस श्रृंखला को यहाँ से काटा गया, इस अमेरिकन डिवाइड को यहाँ से काटा गया और यहाँ से काटने के बाद वहाँ से आपकी पनामा नहर जो है वो निकाली गई। ओके, तो ये एक तरीके से काल्पनिक रेखा होती है। जो कॉन्टिनेंटल डिवाइड होता है ये काल्पनिक रेखा होती है, क्योंकि पर्वत की ऐसी श्रेणी यहाँ पर जा रही है तो हमने उसको लाइन बना करके इस तरीके से यहाँ पर दिखा दिया। कॉन्टिनेंटल डिवाइड की पूर्व दिशा में नदियाँ अटलांटिक महासागर में गिरेंगी। भाई एक बात बताओ मुझे, ये चोटी है तो इधर की नदियाँ इधर को बहेंगी, इधर की नदियाँ इधर को बहेंगी, ठीक है। तो पूर्व की नदियाँ जो हैं वो आपकी देखने के लिए मिलेगा कि अटलांटिक में बहेंगी इधर को, और जो आपकी पश्चिम की नदियाँ हैं वो आपकी इधर बहेंगी, आपका जो प्रशांत महासागर है वहाँ को। ओके, तो ये जो आपका कॉन्टिनेंटल डिवाइड है इसी को काट करके पनामा नहर यहाँ पर जो है वो बनाया गया है। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ये आपको मिलेगा कि कॉन्टिनेंटल डिवाइड का पॉइंट है। ओके, तो दोनों महासागर के तल समान नहीं है, मैंने ये भी बताया, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि दोनों तल अगर एक समान नहीं है तो कौन सा महासागर है जो ऊंचा है? तो प्रशांत महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर से 26 मीटर ऊंचा है। सोचो, तल ऊंचा है, मतलब विश्व में जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लेवल पर यहाँ पर नहीं है। ओके, तो पनामा का जो ये क्षेत्र है इसकी अगर हम थोड़ी सी जो ज्योग्राफी की बात करें तो देखने के लिए मिलेगा ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पर समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में संक्रामक बीमारियां जो हैं वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर जो इंजीनियर वर्क कर रहे थे उन्हें बहुत सारे उष्ण कटिबंधीय रोग भी यहाँ पर हो गए, जैसे टाइफाइड है, पेचिस है, ओके, विषाक्त भोजन है, डेंगू है, सर्पदंश वगैरह है, मलेरिया, पीत ज्वर है। ये सब बीमारियां यहाँ पर हो जाती हैं अगर ज़्यादा समय तक पनामा में रहोगे या किसी भी ट्रॉपिकल एरिया में रहोगे तो वहाँ पर ये बीमारियां होना लाजमी हो जाता है। इसके अलावा एक नदी है जिसको कहते हैं चाग्रेस नदी, जिसका उद्गम स्थल जो है वो पनामा का उत्तर पूर्व में स्थित कार्डिला दे सन ब्लॉप है। ये बहुत ही अनियंत्रित नदी है, यानी इस नदी के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में बाढ़ यहाँ पर आती रहती है, भीषण तबाही इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। तो इस नदी को अगर यूं ही छोड़ दिया तो बाढ़ कब आ जाए कैसे आ जाए पता नहीं चलेगा। नहर का जो निर्माण है आपका जो फर्डिनेंड दे लेसेप थे, इन्होंने 1 जनवरी 1981 को इस सपने को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया था और इन्होंने जो है वो स्वेज नहर जैसे बनाई थी उसी तरीके से इस नहर को बनाने की भी बात इन्होंने यहाँ पर की। लेकिन आप देखो कि नहर बनाना इतना आसान यहाँ पर नहीं था। सुएज नहर जहाँ पर बनी हुई है वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जैसी सिचुएशंस कम हैं, तो आसानी से काम यहाँ पर हो गया। लेकिन यहाँ पर परेशानियाँ काफ़ी हैं। जो मजदूर यहाँ पर वर्क कर रहे थे उनमें अलग अलग तरीके की बीमारियाँ यहाँ पर जो हैं वो इस तरीके से लग गई। ऊपर से जो नदी में बाढ़ की कंडीशन थी वो भी काफ़ी भारी मात्रा में थी। अब मैंने आपको ये बताया कि समुद्र तल एक जैसे नहीं हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा कट लगे, उसमें जो है समुद्र की ऊंचाई 26 मीटर ऊंची हो जाती है। तो 26 मीटर ऊंचा उठाने के लिए जहाज को पहले 1-1 मीटर करके उठाया जाता है, उसके बाद आगे बढ़ाया जाता है। इस तरीके से 26 मीटर ऊंचा उठा देते हैं। तो इसको 1 मीटर उठाने के लिए एक कट ज़रूरत पड़ती है। एक कट का मतलब क्या है, देखो समझ लो इस चीज़ को। ये मान लो रास्ता है, ठीक है, और यहाँ से आपका जो है ये तल ऊंचा हो गया, ठीक है, ये 26 मीटर ऊंचा यहाँ पर हो गया। तो डायरेक्ट जहाज यहाँ से यहाँ को नहीं चढ़ सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस लेवल को इस तरीके से यहाँ पर कर देना है ताकि जहाज धीरे धीरे ऊपर की तरफ आए और काम हो जाए। तो इसके लिए आप अगर सारे दरवाजे एक साथ खोल दोगे तो ये सारा का सारा पानी इधर चला जाएगा, जहाज खत्म।
ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एक कट खोलना है तो इधर जो समुद्र तल का लेवल था वो 1 मीटर ऊपर उठ जाएगा। ओके, तो जहाज 1 मीटर ऊपर इस तरीके से उठ जाएगा। फिर इसके पीछे का बंद करके इसके आगे का एक गेट खोलना है और फिर जहाज 2 मीटर ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरीके से काम यहाँ पर होता है। ऐसे कई कट लगाए गए हैं, उनमें से एक कट है आपका कुलेब्रा कट। कुलेब्रा कट एक कृत्रिम घाटी के रूप में है और इसको कॉन्टिनेंटल डिवाइड को काट के ही बनाया गया है और काफ़ी बड़ा लंबा छोटा यहाँ पर ये कट यहाँ पर मौजूद है। बट इसका जस्ट नाम याद रखो क्या है, ये कुलेब्रा कट यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो जल स्तर को ठीक रखने के लिए ये कट जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और जब आप 26 मीटर ऊपर उठते हो तो अगर सारे गेट एक साथ खोल दिए तो ज्वार भाटा आ जाएगा। तो ये सब रोकने के लिए भी काम यहाँ पर किए गए हैं। पनामा नहर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस तरीके से आप देखोगे जहाज इधर से इधर को जाएगा तो ऐसे ही नहीं भेज देना है, उसके लिए अलग अलग तरीके के कट या लॉक्स जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। उन लॉक्स से कुछ झीलें यहाँ पर बन जाती हैं। 2 लॉक होंगे, उसके बीच में पानी इकट्ठा हो गया, झील बन गई। गातुन झील है जैसे, तो गातुन लॉक की वजह से यहाँ पर बन गई। ओके, कोलोन शहर इसके बराबर में बसा हुआ है। तो ये सब पॉइंट्स हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो गातुन बांध बना, उससे गातुन झील यहाँ पर बन गई। विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम झील था उस समय ये, जब ये बना था। ओके, तो इससे जो है वो आपका पीने का पानी भी जो है वो यहाँ पर मिल जाता है, पानी की आपूर्ति भी हो जाती थी। और इसके पास में जो शहर बसे हुए हैं जैसे कोलोन शहर है, पनामा शहर है, वहाँ पर पेयजल की सुविधा भी हो जाती थी। गातुन बांध भी बनाया गया। गातुन बांध इतने मीटर लंबा, इतने मीटर चौड़ा था और ये सब काम भी हुआ। जस्ट नाम याद रखो, व्हाट इज़ दिस गातुन, कहीं सुना हुआ लग रहा है, ठीक है। बस इतना याद रखोगे, अपने आप पहुंच जाओगे कि कैरिबियन में है ये कहीं। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही आपकी मीरा फ्लोरेस नाम की झील यहाँ पर है। कितने मीटर ऊंची, कितने मीटर लंबी, नॉट इम्पोर्टेंट। ये सब जो है वो अच्छी मोटी दीवारों की चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। पनामा नहर का विस्तार 1914 में पनामा नहर यहाँ पर खोल दी गई। उसके 25 वर्षों के बाद ही बड़े पोतों के परिचालन के लिए लोग के दूसरे सेट को बनाने का काम शुरू हुआ, यानी कि इसको बड़ा भारी मात्रा में करना यहाँ पर शुरू कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध जो आरंभ यहाँ पर हो गया उसके बाद, और फिर ये परियोजना का जो कार्य है वो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर रुक गया। 2007 में नहर के दोनों छोरों पर बड़े लोक सेट के साथ साथ तीसरे लेन का भी निर्माण किया गया। तो कई सारे काम जो है वो यहाँ पर किए गए, इसको बड़ा किया गया। अटलांटिक महासागर में एक और लोक बनाया गया, प्रशांत महासागर में एक और लोक बनाया गया जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है, लेकिन नाम सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, एक जहाज़ गुजरता है तो वो इस तरीके से यहाँ पर गुजरता है, यहाँ से आएगा, यहाँ से आने के बाद सबसे पहले आपका गातुन लोक जो है वो यहाँ पर पड़ेगा, जो कि इसको ऊपर उठाने का काम यहाँ पर करता है धीरे धीरे। गातुन लोक के साथ साथ आपको गातुन झील मिल जाएगी क्योंकि गातुन बांध बना हुआ है वहाँ पर। उसके बाद कुलेब्रा कट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। पोत जो है पनामा नहर की यात्रा औसतन 8 से 10 घंटे में पूरी करता है। देखो, ये देखो आप, क्योंकि बहुत सावधानी से आपको उतारना पड़ता है जहाज को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ऐसे ही आपको आगे मिलेगा कि पेड्रोमीगु लोक है, मीरा फ्लोरेस लोक है, ठीक है, झील है फिर इस तरीके की, और इस तरीके से यात्रा जो है वो समाप्त हो जाती है। तो आप समझ चुके होंगे कि भाई किस तरीके से काम यहाँ पर चलता है। ये आर्टिकल आपको इतना ही पढ़ना था। इससे रिलेटेड और 5-6 पेज दिए गए थे, बट आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है। जितने पॉइंट बताए, किसने बनाया, कैसे बनाया और क्यों, कैसे, कौन कौन सी झील यहाँ पर मौजूद है, मुश्किल से 8 पॉइंट भी नहीं निकलेंगे, उनको नोट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं और अगला आर्टिकल आपको मिलेगा मेटावर्स की तरफ। मेटावर्स क्या है? इंटरनेट की अगली पीढ़ी को मेटावर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको मेटावर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कुछ एग्जांपल्स पता होना चाहिए, ताकि अगर ऐसे लिखने के लिए यहाँ पर आ गया हिंदी भाषा में ही, तो मेटावर्स क्या है, किस तरीके से मदद कर सकता है, इसके ऊपर आप आराम से लिख पाओगे। तो टेक्नोलॉजी से शुरुआत करोगे कि टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में कभी स्थायी नहीं होती, इसमें कुछ ना कुछ आविष्कार यहाँ पर होते रहते हैं। इस तरीके से आर्टिकल को शुरू करोगे, और इस समय जो नई तकनीक यहाँ पर निकल के आ रही है वो है आपकी मेटावर्स। फेसबुक का भी आपने सुना होगा कि उसने भी अपना नाम बदल के मेटा कर लिया। तो ये मेटावर्स आखिर है क्या? अगर हम इसकी यहाँ पर बात करें तो मेटावर्स शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है मेटा, ठीक है, META, और दूसरा शब्द है यहाँ पर वर्स। तो मेटा का मतलब ये होता है कि हमारी कल्पना से परे, और वर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। यानी जो ब्रह्मांड और यूनिवर्स हमारी कल्पना से परे हैं उनको कहते हैं मेटावर्स। जो चीज़ आप रियल लाइफ में हासिल नहीं कर सकते उनको आप मेटावर्स के अंदर हासिल कर सकते हो। ये सब चीज़ें जो हैं वो वर्चुअली यहाँ पर होती हैं, असल ज़िंदगी में ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होती, तो वर्चुअली आप इन चीज़ों को कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। अभी हाल ही में एक शादी हुई यहाँ पर आपकी साउथ इंडिया के अंदर।
साउथ इंडिया के अंदर जो शादी यहाँ पर हुई तमिलनाडु में 2022 में, उन्होंने क्या हुआ कि मेटावर्स का उपयोग यहाँ पर किया। उन्होंने एक आभासी दुनिया यहाँ पर तैयार की, और आभासी दुनिया का जो उन्होंने क्या किया कि उनके जो पूर्वज थे उनको उस दुनिया के अंदर उन्होंने जिंदा कर लिया, उसको उस दुनिया के अंदर जिंदा करके शादी उसी मेटावर्स के अंदर में यहाँ पर संपन्न की। बताइए क्या काम किया इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सब वीआर वगैरह, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सब का यूज करते हुए अपने पूर्वजों को, जो कि असल जिंदगी में नहीं थे, ये काल्पनिक दुनिया थी, उसमें यहाँ पर इन्होंने उन चीज़ों को जो है वो सेट किया। उनकी तस्वीर मॉडलिंग 3D वगैरह यहाँ पर कराई होगी, उनको अपलोड किया गया होगा, उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया होगा जिसके अंदर ये शादी जो है वो संपन्न हुई होगी। ओके, तो ये आप समझ चुके कि क्या चीज़ें हैं। मेटावर्स एक आभासिक दुनिया है, हमारी कल्पना से परे की दुनिया है। ये शब्द जो है वो 1992 में पहली बार निकल करके आया था, और उस समय ऐसा लगा नहीं था कि इस पर ज़्यादा शोध होगा, लेकिन अब जो है वो आपको पता चलेगा कि काफ़ी कुछ यहाँ पर निकल करके आ रहा है। अगर हम देखें तो जीवन वर्चुअल दुनिया में जीने का मौका ये मेटावर्स आपको प्रदान करता है। असल ज़िंदगी की चीज़ें नहीं है, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, गेमिंग, सोशल लाइफ, इन सब का इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा। इन सब का यूज़ करके आप जो है वो मेटावर्स में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके लिए आपको तकनीक की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, और स्क्रीन पर देखने तक ही सीमित नहीं रहेंगे, आप उस वातावरण में जाकर उसको महसूस भी कर सकेंगे। ऐसा लगता है कि आप ही अंदर यहाँ पर खड़े हो, आप ही उस आभासी दुनिया में पहुँच चुके हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 2-3 पॉइंट ज़रूर से याद रखना। इसका शुरुआत करने के लिए आप मेटावर्स का ये कर सकते हैं, वर्ड कब इस्तेमाल होना शुरू हुआ ये भी कर सकते हैं, ये आभासी दुनिया है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस किस साधन का यूज़ करते हुए आप उसमें योगदान करोगे। देखो इतना भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, आराम से 250 वर्ड हो जाएंगे, गिल्लो चाहें अभी बैठ के। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझ करके चलो कि मेटावर्स किस तरीके से वर्क यहाँ पर करता है। ये जो मेटावर्स है इसमें आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जा सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में यूज़ नहीं होती, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर कहा जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए जो इसकी तुलना है बेसिकली डाटाबेस से करते हैं। देखो डाटाबेस ही है एक तरीके से, ये भी डाटाबेस में क्या होता है, सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड होती हैं, सभी चीज़ों का जो आपका बेसिकली सारे सर्वर जो हैं वो एक सेंटर से यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं जिसको डाटाबेस यहाँ पर कहते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपने देखा इसका दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी, इसमें आपका जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज नहीं होता, ये चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। इन सभी के बीच में जो कनेक्शन यहाँ पर बना हुआ होता है, इसमें कोई चेंज हुआ तो इसको पता चल जाएगा, इसको भी पता चल जाएगा, इसको भी पता चल जाएगा। लेकिन जो आपका पहला सिस्टम था, दूसरा मतलब ब्लॉकचेन से हट करके जो था जिसको डाटाबेस कहते हैं, उसमें क्या है कि इसमें चेंज हुआ तो इसमें चेंज होगा, इनको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी, और सिस्टम को ब्लॉकचेन भी यहाँ पर कहते हैं क्योंकि इसमें जो ब्लॉक यहाँ पर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ना कि एक सेंट्रलाइज डाटाबेस से। तो ये सेंट्रलाइज नहीं होता, ये आपका जो है वो ब्लॉकचेन में होता है, और इसमें कहीं भी कुछ भी चेंज होता है तो सब कुछ दर्ज किया जाता है। इसके कुछ चुनौतियाँ भी यहाँ पर हैं, मेटावर्स की कुछ चुनौतियाँ भी यहाँ पर हैं। मेटावर्स में जो है वो लोग अपने माध्यम से अवतार के माध्यम से जाते हैं, अपनी असल लाइफ नाम का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता। तो सब जो काम है वो मेटावर्स में फेक होते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो फेक जो दुनिया है वो यहाँ पर एक तरीके से जो होती है। ओके, अगर मेटावर्स से अधिक छेड़छाड़ यहाँ पर की गई तो इसके अंजाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे देखने के लिए मिल सकते हैं। मेटावर्स के लिए बहुत भारी मात्रा में इंटरनेट की आवश्यकता यहाँ पर होती है। बहुत सारे जो कह सकते हैं कि लाखों लोग मेटावर्स पर एक साथ ऑनलाइन होकर के मीटिंग करेंगे या गेम खेलेंगे, तो ये सब संभालना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर VR यानी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, इस तरीके से आपको ये हेडसेट यूज़ करने पड़ते हैं। इमेज के अंदर देखो तो ये हेडसेट अगर आप ज़्यादा देर तक यूज़ करोगे तो लगभग 600 ग्राम इसका वजन होता है, सिर्फ 1 घंटे यूज़ कर पाओगे, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये जो है वो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालेगा, फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालेगा। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि जब आप हैंडसेट का अधिक उपयोग करते हो तो उपयोगकर्ता असली दुनिया से अलग हो जाता है। ओके भाई, मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है एकदम फेक दुनिया में जीना। आप असल दुनिया में तो जी करके देखो कम से कम, ठीक है, फिर बाद में फेक दुनिया में चले जाना, इसमें तो आप कभी भी जा सकते हो। तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। तो
ये चीज़ें आपकी देखने के लिए मिलेंगी। अब तक पूरी दुनिया में डिजिटल करेंसी को ही मान्यता यहाँ पर नहीं मिली है, तो मेटावर्स को मान्यता कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो ये चीज़ें भी निकल करके आ रही हैं। उसके अलावा मेटावर्स को, अगर मेटावर्स में किसी को ट्रोल किया गया या कोई अपराध हुआ तो उससे कैसे निपटा जाएगा? तो ये सब चीज़ें कुछ उभर करके आती हैं और ये सब चीज़ें किसी न किसी तरीके से संदेह भी डालती हैं कि किस तरीके से मेटावर्स की चुनौतियों को ख़त्म जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो ये आर्टिकल इस तरीके से मेटावर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए था। इसके अलावा आपको इनके बारे में दिया गया था, ये हैं आपके राजा रमणा, और इनको जो है वो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के वास्तुशिल्पी के रूप में जाना जाता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए था। और इनको कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं और इन्होंने कई सारी पुस्तकें भी यहाँ पर जो हैं वो लिखी हैं। इतना याद रखो, सफिशिएंट है, बाकी पूरी जीवनी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। प्रथम जो भारतीय न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसको कहते हैं अप्सरा, उनको बनाने में योगदान इनका ही था। राजा रमना का अच्छा खासा योगदान इसमें था। इन्होंने इसका जो डिज़ाइन है उसको तैयार करने वाली जो टीम थी उसके प्रमुख सदस्य थे। और ये जो रिएक्टर है वो तरणताल यानी स्विमिंग पूल के किस्म का था, आप देख सकते हो। ठीक है, और इसे जो है इसीलिए आपका पूल रिएक्टर भी यहाँ पर कहा जाता है। और इसमें जो राजा रमणा है उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई। इस रिएक्टर को 1 वर्ष से भी कम अवधि में तैयार कर लिया गया, जो कि एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आया। तो ये चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं विटामिन्स वगैरह की। विटामिन्स स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, जी हाँ, लेकिन अधिक मात्रा में अगर आपने इनका सेवन कर लिया तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ये हानिकारक हो सकते हैं। कैसे हानिकारक हो सकते हैं, सिर्फ इस पॉइंट को आपको यहाँ पर जानना है। 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, कोविड-19 वैश्विक महामारी देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। लाखों लोगों की मौत हुई, बहुत सारे ऐसे अस्पताल में गए, किसी की इम्यूनिटी कम हो गई, किसी में हृदय रोग आ गए, किसी में फेफड़ों से संबंधित रोग यहाँ पर आ गए। तो ये आपको समझ में आएगा कि लोग तरह तरह के विटामिनों की गोलियां लाकर उनका सेवन करने लगे। ओके, और ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि संतुलित भोजन के अभाव में जो आवश्यक विटामिन है वो लोगों के शरीर में नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से दिक्कतें उनको आ जाती हैं और गोलियों की वजह से ये सब काम यहाँ पर करना पड़ता है। हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए निर्धारित मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। अगर विटामिनों का जो संपूरण है उससे हमारे कई रोगों का बचाव भी यहाँ पर होता है, इसलिए विटामिन आवश्यक है। विटामिन की आवश्यकता बताने की मुझे ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ओके, तो कई सारे फायदे इसके यहाँ पर हैं। तो अगर हम देखें, विटामिन ए है, विटामिन B6 है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सप्लीमेंट के रूप में इनका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। गोलियों के रूप में इन 4 जो विटामिन है इनका ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर जो है वो किया जाता है। तो इस तरीके से विटामिन की गोलियाँ मेडिकल स्टोर से लाई जाती हैं और उनको खाया जाता है। शरीर में विटामिनों की उपस्थिति आवश्यक मात्रा से अगर अधिक हो गई तो अनेक स्वास्थ्य समस्याएं यहाँ पर हो जाती हैं, जिसको कहते हैं आपका हाइपर विटामिनोसिस। टर्म याद रखिएगा क्या होती है, यानी अति विटामिनता इसको यहाँ पर कहते हैं। ये स्थिति बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं है लेकिन फिर भी पाई जाती है, यानी ज़्यादा लोगों में ये बीमारियाँ देखने के लिए नहीं मिलती हाइपर विटामिनोसिस की, बट फिर भी बीमारी तो बीमारी यहाँ पर है। अब ये हाइपर विटामिनोसिस जो है वो विटामिन के नाम से जाना जाता है। जैसे विटामिन ए की ज़्यादा मात्रा हो गई तो उसको कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस ए। ओके, तो जो आपका विटामिन ए है आप यकृत, गुर्दे, दूध जैसी चीज़ों से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए लोग अलग अलग तरीके की जो गोलियां यहाँ पर खाते हैं जिससे विटामिन ए की अधिकता हो जाती है। विटामिन ए की अधिकता यहाँ पर हो गई तो विषाक्तता उत्पन्न हो जाएगी, तीव्र विषाक्तता पैदा होगी। विटामिन ए की लगातार अधिकता बनी रहने की स्थिति में चक्कर आ सकते हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हड्डियों में दर्द, कोमा जैसी समस्याएं भी यहाँ पर हो सकती हैं। ऐसे ही अगर विटामिन सी भारी मात्रा में ले लिया तो उसको कहेंगे हाइपर विटामिनोसिस डी। ओके, तो डी अगर ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ले लिया। लंबी अवधि तक विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने से स्वास्थ्य पर पैनक्रियास की कैंसर, हृदय जो वाहिकाएं हैं वो सब यहाँ पर रुक जाती हैं। बुजुर्गों में जो गिरने से हड्डियाँ टूटने के प्रतिकूल प्रभावों का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इतना सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था। बाकी देखो, विटामिन ई है, विटामिन B6 है, इनसे भी सेम इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं अगर विटामिन ज़्यादा यहाँ पर हो गए तो अगला आर्टिकल भी आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, जो आपका शुद्ध पेयजल की उपलब्धता कराने के लिए एक उपकरण जो है वो तैयार किया गया है जिसका नाम है टेराफिल। ओके, तो टेराफिल जो है वो आपका वाटर को फिल्टर करता है और इस तरीके का ये उपकरण यहाँ पर जो है वो है। ऊपर आप इसमें पानी भर दीजिए और नीचे जो पानी है वो आपका फिल्टर होकर के गिरेगा, यहाँ से आप उसको पी सकते हो। ठीक, तो ऐसा इसमें क्या खास है, तो पहली बात तो ये बहुत ही सस्ता है। ठीक है, आप RO वगैरह लगाते हो, ठीक है, उससे तो बहुत ज़्यादा सस्ता यहाँ पर है। इसमें जो यूज़ किया गया है वो ये है, ये लकड़ी के बने हुए
जो कह सकते हैं कि एलिमेंट है, ठीक है। और इसका यूज़ करके हम वाटर को जो है वो फिल्टर यहाँ पर करते हैं। ऑलराइट, तो इसमें अगर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो मैं बताता हूँ आपको क्या याद रखना है कि एक तो ये आपका CSIR के अंदर जो खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान है उसके वैज्ञानिकों ने मिलकर के ये टेराफिल जो है वो तैयार किया है। ये किफ़ायती तकनीक यहाँ पर है और इससे जो है वो न्यूनतम लागत पर सतह और भूजल दोनों को स्वच्छ जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। तकनीक में जो सामग्रियाँ हैं या फिल्टर इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं। ओके, इसमें प्रमुखली 3 सामग्रियाँ यहाँ पर हैं। एक तो आपकी है चिकनी मिट्टी, एक है आपकी रेत और एक है आपकी लकड़ी। इन तीनों को मिला करके ये वाला जो पदार्थ है तैयार किया जाता है। ये पदार्थ काफ़ी ज़्यादा पोरस होता है, इसके अंदर अच्छे छेद होते हैं जिसमें से कि वाटर जो है वो फिल्टर हो सके और इसको फिर बाद में चेंज भी कर लिया जाता है जब ये काफ़ी भारी मात्रा में जो पॉल्यूटेंट है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और तो फिर इसको बाद में चेंज कर लिया जाता है और चेंज करने में भी किसी तरीके की लागत यहाँ पर नहीं आती है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा कि इससे पानी छन करके नीचे यहाँ पर पहुँच जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ निकल करके आती है। आप इसको अपने घर में कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये 3 चीज़ें इकट्ठी करो, इस तरीके का एक सेट बनाओ और उसके ऊपर पानी डालोगे तो ये सब चीज़ें साफ़ होकर के आएंगी। और एक तरीके से घड़े जैसी चीज़ ही यहाँ पर है, बस घड़े में पानी भर देते हैं और उसमें जो आपका जो मिट्टी का बना हुआ होता है वो आपका पोल्यूटेंट्स को कम करता है। इसकी वजह से ही कहते हैं कि घड़े का पानी आपको यहाँ पर पीना चाहिए। यहाँ पर इसका नाम ध्यान रखना, बस इसका नाम है टेराफिल। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। कम लागत लगेगी, ओके, रख रखाव में भी लागत न्यूनतम आती है। 3 साल तक काम करता है और 3 साल से ज़्यादा भी यहाँ पर कभी कभी जो है वो चल जाता है। CSIR के अंदर जो आपका IMMT है उसने इस चीज़ को यहाँ पर तैयार किया है। नाम मैंने बनाया आपको, खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसको तैयार किया है। इसका उपयोग करके प्रतिदिन लगभग 60 मिलियन लीटर जो किफ़ायती और सुरक्षा पेयजल है उसका उत्पादन किया जा सकता है। और सुरक्षा पेयजल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम जल जीवन मिशन भी चला रहे हैं तो वो सब भी चलता रहे, उसके अलावा ये भी हम जो है वो अप्रूव कर सकते हैं और मैंडेटरी भी हम इसको यहाँ पर बना सकते हैं। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यह है आपको परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड। धरती को बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा के महत्व को यहाँ पर समझाया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा की तो परमाणु ऊर्जा का भविष्य है क्या आखिर? तो हमने बहुत सारे जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन हर कंट्री में यहाँ पर मौजूद हैं। हम भारी मात्रा में जो फॉसिल फ्यूल है उसका यूज़ यहाँ पर करते हैं, न्यूक्लियर पावर के अंदर नहीं, लेकिन वैसे फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी को जनरेट करते हैं पावर ग्रिड वगैरह का यूज़ करके। भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलती है, कार्बन का उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर बढ़ती है। पर्यावरणविद ये कहते हैं कि ये सब यहाँ पर नहीं होना चाहिए। भारत जो है वो अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत 2024 तक 14 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना चाहता है और इस क्षमता को 2032 तक 63 गीगावाट यहाँ पर बढ़ाना चाहता है। फिलहाल भारत में 21 परमाणु रिएक्टर हैं जो सक्रिय हैं। ये सब पॉइंट याद रखने हैं भाई, ये सब जो हैं वो ऊर्जा कार्यक्रम का हिस्सा यहाँ पर बन जाते हैं, जिनमें से इन सब से मिला के लगभग 7000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हम परमाणु रिएक्टर से यहाँ पर करते हैं। परमाणु ऊर्जा के माध्यम से जो बिजली बनाने का काम है वो 1969 में शुरू हुआ था, जब तारापुर में 2 रिएक्टर सेवा में यहाँ पर लाए गए थे। तो किसी भी देश में अगर विकास करना है तो ऊर्जा तो आपको चाहिए, एनर्जी आपको चाहिए, वो आप कहीं से भी लेकर के आओ। इंडिया में ये एनर्जी हमें प्रोवाइड की डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी ने, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव यहाँ पर रखी। इन्होंने क्या किया कि जो यूरेनियम है और थोरियम है, इसके भंडार काफ़ी भारी मात्रा में आपको जो केरल है उसके कोस्ट पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर याद रखिएगा कि मोनाजाइट और यूरेनियम के भंडार जो हैं वो आपको जो केरल की कोस्ट है वहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में मोनाजाइट रेत में भारी मात्रा में जो थोरियम के भंडार हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो इनका यूज़ करके, इन भंडार का यूज़ करके हम जो है बेसिकली जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी थे उन्होंने ये परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम रखा। इन्होंने कहा कि इस तरीके की भट्टियाँ बनेंगी जिसमें हम ये जो रेत यहाँ पर है, मोनाजाइट रेत है या थोरियम के भंडार हैं, यूरेनियम के भंडार है, इनका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, लिखा हुआ है आर्टिकल में कि धरती बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा का महत्व क्या है। तो परमाणु ऊर्जा का महत्व तो काफ़ी ज़्यादा है। इससे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी सिक्योरिटी यहाँ पर आएगी, ठीक है, ये सब फ़ायदे यहाँ पर मिलेंगे। डिमांड भी यहाँ पर बढ़ रही है तो हम वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन से खतरनाक रेडिएशन लीक तो नहीं हो जाएंगे। ओके, आपने सुना होगा फुकुशिमा के हादसे के बारे में, जो जापान में हुआ लगभग 2011 में ये हादसा यहाँ पर हुआ।
उसके दौरान भूकंप और सुनामी के कारण लगभग 18,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो कोर था उसमें पानी घुस गया। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं, क्योंकि एक बार अगर ये हादसा यहाँ पर हुआ तो फिर भुलाने से ये चीज़ें यहाँ पर भूल नहीं सकते। करीब 1.5 लाख लोगों को जो है वो घर भी यहाँ पर छोड़ना पड़ा। तो इस तरीके के जो न्यूक्लियर प्लांट के लिए हादसे हैं उनको हम इग्नोर यहाँ पर नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपकी निकल करके आएंगी। और परमाणु ऊर्जा लिखा हुआ एक महंगा सौदा, ठीक है, हम जनरेट कर सकते हैं। 21 रिएक्टर हमारे चालू हैं, 7,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं कुल मिलाकर के। हम और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये महंगा सौदा है। कैसे महंगा सौदा है? पहली बात तो हम जो पेरिस जलवायु समझौता है उसके हिसाब से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को खत्म करने का वादा यहाँ पर कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा हमारे इसे मतलब आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। परमाणु ऊर्जा, देखो, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उस न्यूक्लियर एनर्जी को क्लीन एनर्जी कहा जाता है। बाकायदा आप जो हैं, जो न्यूक्लियर वेस्ट यहाँ पर जनरेट होगा उसको डिस्पोज कर दो। अगर न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज नहीं किया गया तो दिस इज़ नॉट अ क्लीन एनर्जी, वो तो आपका वेस्ट है, वो आपकी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो क्लीन एनर्जी तभी होगी जब आप उसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होगा उसको डिस्पोज कर पा रहे हो, अदरवाइज वो यहाँ पर आपकी न्यूक्लियर जो क्लीन एनर्जी नहीं है। तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि प्रॉब्लम जो है वो है परमाणु कचरा। ओके, तो एक तो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर ये बताई कि परमाणु कचरा अगर आप कर पाते हो, उसको डिस्पोज कर पाते हो, उसका कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट कर पाते हो, तब आप कहोगे कि परमाणु ऊर्जा एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर करके आ रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि परमाणु संयंत्र को डिजाइन करने में, तैयार करने में भारी खर्चा यहाँ पर आता है। मोटी मोटी रिएक्टर की दीवारें बनानी पड़ती हैं ताकि रेडिएशन लीक ना हो जाए, और उससे जो ऊर्जा तैयार होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी ऊर्जा यहाँ पर होती है। अमेरिका के और कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर न्यूक्लियर पावर बहुत ज़्यादा महंगी यहाँ पर है। इसी कारण अमेरिका में जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट बंद पड़े हुए हैं, घाटा में चल रहे हैं, और उनका लाइसेंस भी ख़त्म कर दिया। लाइसेंस ख़त्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, घाटे में चलेंगे तो अपने आप बंद यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये भी दूसरी तीसरी प्रॉब्लम आपको मैंने यहाँ पर बताई। पहली, रेडिएशन लीक ना हो जाए। दूसरा, परमाणु वेस्ट का क्या करोगे। तीसरा, खर्चे का क्या करोगे। ठीक है, तो चुनौतियाँ यहाँ पर हैं। मदद मिल सकती है, लेकिन चुनौतियाँ आपको जानना जरूरी यहाँ पर है। तो भारी भरकम खर्च आपको यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। उसके बावजूद अगर हम यहाँ पर देखें तो परमाणु ऊर्जा उपयोग उसूलों की दरकार। परमाणु ऊर्जा के उपयोग को लेकर बड़ी सुविधा है। जर्मनी ने हाल ही में जो परमाणु कचरा है उसको लेकर काफ़ी कुछ करना शुरू किया है। यूरोप की कंट्रीज़ परमाणु ऊर्जा को लेकर के काफ़ी कुछ कर रही हैं। अभी फिनलैंड ने भी एक न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी यहाँ पर तैयार की थी। ये जो फैसिलिटी है इसके बारे में मैंने आपको डाउन टू अर्थ की जो यूपीएससी स्पेशल सीरीज चलती है उसके अंदर काफ़ी डिटेल में हिंदी भाषा में डिस्कस किया था। आप अगर उसको नहीं देख रहे हैं तो मैं कहूँगा नहीं कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो ज़रूर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो हम जो न्यूक्लियर परमाणु कचरा है उसको डिस्पोज करने के कई तरीके हैं, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी तरीका यहाँ पर निकल के आता है वो है आपका अंडरग्राउंड डिस्पोजल। गहरा गड्ढा खोदो, बहुत गहरी खुदाई करो और कचरे को कंटेनर्स में भर करके दबा दो। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है, कहीं वो कंटेनर नीचे लीक कर गया और पानी में रेडिएशन मिल गया तो, भूजल के संपर्क में रेडिएशन आ गया तो क्या होगा। ओके, तो इस समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा कि हम जो कचरा है उसको कैसे स्टोर यहाँ पर करेंगे। रिसाइकिल तो किया जा सकता है, बट वो भी अपने आप में जटिल प्रक्रिया है। ओके, तो एक तो हमने गहरी खुदाई करके दबा दिया, लेकिन उसमें खतरा। रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है। रिसाइकिल के बाद भी कचरा जो है वो कम खतरनाक हो जाता है, लेकिन फिर भी ये एक जटिल प्रक्रिया तो है। आसानी से आप इसको डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि जो फैसिलिटी है, ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबर है, उस सबको सुविधाएं प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद आगे चलते हैं और अगले आर्टिकल की तरफ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगला आर्टिकल आपको मिलेगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। काफ़ी खूबसूरत, कई बार पढ़ा चुके हैं, लेकिन विज्ञान प्रगति में इस बार हम इस आर्टिकल को पढ़ाने वाले हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, दूसरी भाषा में इसको आप JWST यहाँ पर कहते हो, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यहाँ पर कहते हैं। और ये एक तरीके से बहुत बड़ी वेधशाला यहाँ पर है, और ये जो वेधशाला है वो आपकी दिसंबर 2021 में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले, जेम्स वेब से पहले नासा का ही ये सारा प्रोग्राम है, और बेसिकली एक दो एजेंसी और हैं साथ में, अभी देखेंगे। इससे पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप हमारे पास यहाँ पर मौजूद था।
हबल स्पेस टेलीस्कोप ने काफ़ी अच्छा काम किया, लगभग 30 साल तक उसने यहाँ पर वर्क किया, लेकिन अब उसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, हमें उससे जो चीज़ें चाहिए थी वो उसने प्रोवाइड की, उसकी लाइफ भी ख़त्म हो गई, अब उसका कोई काम नहीं रह गया सिवाय एक कचरे के। तो उसको ख़त्म करके अब यहाँ पर नया टेलीस्कोप यहाँ पर भेजा गया है जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो नासा के द्वारा प्लस ESC यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा प्लस कनाडा की एजेंसी के द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया है। ये जो है 24 साल से ज़्यादा समय लग गया इसको बनाने के लिए, और इसका प्रक्षेपण जो है वो एरियन 5 रॉकेट के द्वारा फ्रेंच गुयाना से यहाँ पर जो है वो किया गया, और डेट भी लिखी हुई है दिसंबर 2021 में इसको यहाँ पर किया गया। बहुत महंगी परियोजना है, बहुत ज़्यादा खर्चा इसके अंदर में यहाँ पर हो गया। ओके, तो एरियन 5 रॉकेट से इसको यहाँ पर छोड़ा गया, और इसको जो है ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दिया सीधे रख के, इसको फोल्ड करके यहाँ पर इस एरियन रॉकेट के अंदर रखा गया था, क्योंकि इसमें जो शील्ड लगी हुई हैं, ये चीज़ें देख रहे हो आप, ये सब सोलर पैनल के रूप में यहाँ पर है। सोलर पैनल बहुत सारे चाहिए होंगे एक रॉकेट को चलाने के लिए, एक पूरी टेलीस्कोप को ऊर्जा प्रोवाइड कराने के लिए, तो ये बहुत सारे लगाने के लिए इनको फोल्ड करके रखा गया था, और ये आकाश में जा करके और खुल करके आप देखो इस तरीके से यहाँ पर हो गए, इनको फोल्ड करके रखा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इन चीज़ों पे खर्चा बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गया। इसमें काफ़ी कुछ है, आपकी काफ़ी चीज़ों में मदद करेगा। जैसे सबसे पहले जब बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके बाद जो गैलेक्सीज यहाँ पर बनी, आकाशगंगाएं बनी, वो कैसे बनी, ठीक है, कहाँ हैं इस समय, इन सब की खोज करेगा। या आकाशगंगाएं थी तो उनका विकास कैसे हुआ, ब्रह्मांड में जो तारों के गठन से पहले चरणों से लेकर जो ग्रहों की प्रणालियां हैं वो कैसे वर्क करती हैं, ग्रही तंत्रों के भौतिक और रासायनिक गुणों को मापना, जीवन की संभावनाओं की खोज भी ये करेगा। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर वर्क इसके यहाँ पर हो जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि रॉकेट के अंदर मोड़ करके इसको जो है वो यहाँ पर फिट किया गया है, और ऊपर जा करके ये चीज़ ओपन हो जाएगी। इसमें जो है कई सारे उपकरण यहाँ पर हैं, जैसे निकट अवरक्त स्पेक्ट्रोग्राफ। यहाँ से एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये जो आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अवरक्त रेंज में यहाँ पर वर्क करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन होते हैं, लाइक एक्सरे रेडिएशन है, ओके, गामा है, विजिबल लाइट है, ठीक है, माइक्रोवेव है, ये सब चीज़ें हैं। उनमें एक आती है अवरक्त, ठीक है, उस रेंज में यहाँ पर जो है वो वर्क करेगा। यानी ये जो फीचर होंगे इसके वो ऐसे होंगे कि अगर किसी दूर गैलेक्सी वगैरह से अवरक्त किरणें यहाँ पर आ रही हैं तो ये सिर्फ उन्हीं अवरक्त किरणों को देख पाएगा, बाकी अगर कोई और किरणें आ रही हैं माइक्रोवेव वगैरह तो उनको देख नहीं पाएगा। तो अवरक्त किरणों में यहाँ पर ये वर्क करेगा, इसीलिए कैमरा भी अवरक्त जैसा ही है, इंफ्रारेड को ही अवरक्त कहते हैं, और इसी तरीके से आपका ये पूरा बनाया गया है। अब इसमें आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए जिसको कहते हैं लैग्रांजे बिंदु। लैग्रांजे बिंदु क्या होते हैं? लैग्रांजे बिंदु पृथ्वी सूर्य प्रणाली में ऐसे बिंदु होते हैं जहां एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर बन जाते हैं। मतलब क्या है इसका? ये स्पेस में ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर पृथ्वी और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है। ये एक पॉइंट है, ये आपका सन हो गया, ये आपकी अर्थ यहाँ पर हो गई। अर्थ इस पॉइंट पर बैठी हुई किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही होगी, ठीक है, अपनी तरफ यहाँ पर खींच रही होगी। सन अपनी तरफ खींच रहा होगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ से हिल नहीं रही, क्योंकि जितना अर्थ खींच रही है उतना ही सन यहाँ पर खींच रहा है, तो बैलेंस होकर के ये चीज़ यहीं पर ही मौजूद है। तो ऐसे जितने भी पॉइंट यहाँ पर पृथ्वी के और सूर्य के बीच में साइड में इधर उधर आ रहे हैं उनको लैग्रांजे बिंदु यहाँ पर कहा जाता है। ऐसे ही लैग्रांजे बिंदुओं के अंदर हम भारी मात्रा में कृत्रिम उपग्रहों को यहाँ पर छोड़ते हैं, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन बिंदुओं पर रखी गई कोई भी वस्तु हो, कोई भी सैटेलाइट आप यहाँ पर प्लेस कर दो, समान रूप से खिंचाव को महसूस करेगी और पृथ्वी के साथ साथ सूरज के चारों ओर घूमने लगेगी। ऐसा ही एक बिंदु है जिसका नाम है L1, यानी कि जिसको कहते हैं लैग्रांजे 1। तो ऐसा जो बिंदु है इसमें आपने रख रखा है, हमने काफ़ी सारे जो कह सकते हैं कि क्राफ्ट हैं, लाइक डिस्कवर है, विंड है, सोहो है, इस तरीके के काफ़ी सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट नहीं कहेंगे इनको, सैटेलाइट वगैरह हैं, ये सब हमने L1 पॉइंट में रखे हुए हैं। भारत का मिशन है सूर्य का अध्ययन करने के लिए जिसका नाम है आदित्य मिशन। आदित्य मिशन के लिए जो आपका रॉकेट गया है वो भी आपका L1 पॉइंट में ही यहाँ पर जाकर के रुकेगा, इसीलिए इस मिशन का पूरा नाम है आदित्य L1। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि पृथ्वी ये रही, चांद ये रहा, सूरज ये रहा, तो सूरज और पृथ्वी के बीच में L1 पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। साइड में आप और पृथ्वी से दूर यहाँ पर आपका L2 पॉइंट आ जाता है। ऐसे ही आपका L4 है, ऐसे ही आपका L3 है, ऐसे ही आपका L5 है।
इन पांचों पॉइंट्स पर अगर आपने कुछ भी रखा तो वो स्थिर रहेगा, वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं घूमेगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो L2 बिंदु पे रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो यहाँ पर रखा गया है L2 बिंदु पर। सोलार मिशन में जो आदित्य वाला है वो L1 पर रखा गया है और जो जेम्स वेब है वो L2 पर यहाँ पर रखा गया है। जो L2 बिंदु है पृथ्वी से दूरी उसकी 15 लाख किलोमीटर यहाँ पर हो जाती है। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो हबल स्पेस टेलीस्कोप था वो सिर्फ और सिर्फ 570 किलोमीटर की दूरी पर था। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर होगा। तो ये तीनों की दूरी आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से जो है वो चीज़ें यहाँ पर वर्क करती हैं। इसके लिए सूर्य कवच जो है वो भी यहाँ पर तैयार किया गया, जिससे सूर्य के सीधे प्रकाश से तापन को संरक्षित किया गया। ये जो फोल्डिंग वाला सिस्टम मैंने बताया था ना, ये सूरज वाला ही सिस्टम है, ठीक है। ये आपका जो एनर्जी एब्जॉर्वेशन के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पर लॉन्च की गई। ये आप छोड़ सकते हो कि और क्या क्या टेम्परेचर वगैरह की चीज़ें हैं, ये सब आपको पढ़नी नहीं है। तो अगर हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें और हबल स्पेस टेलीस्कोप की बात करें, दोनों ही अच्छे थे। हबल को ख़त्म कर दिया गया, अब जेम्स यहाँ पर आया है। ओके, तो ये आपको मिलेगा कि दोनों में काफ़ी अंतर यहाँ पर है। ऑलराइट, तो क्या अंतर है इस चीज़ को हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर लेते हैं। ये देखो, जैसे कि जो दर्पण व्यास है वो हबल में इतना था और जो दर्पण व्यास है जेम्स वेब में वो आपका 6.5 मीटर का है। हबल के अंदर कितना था, 2.4 मीटर का। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आयाम यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं वेव के अंदर कितना आयाम है, हबल के अंदर कितना आयाम है। दर्पण का आकार याद रखिएगा, दर्पण का आकार जो है वो हबल के अंदर 2.4 था, लेकिन इसको बढ़ा करके किया गया है अब 6.5। इसमें जो दर्पण की संरचना थी वो एल्यूमिनियम लेपित थी, लेकिन जो वेब है उसमें स्वर्ण लेपित है। ओके, तो इमेज में भी आपने देखा होगा सोने के कलर का यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है। तो प्रकाश जो है वो हबल जो है परावैंगनी स्पेक्ट्रम में देखता था, दृश्यमान और निकट अवरक्त में देखता था, लेकिन जो वेब वाला है वो आपका नारंगी से लेकर के मध्य अवरक्त तक यहाँ पर देखेगा। निकट अवरक्त और मध्य अवरक्त में अंतर होता है, इनकी रेंज अलग अलग यहाँ पर हो जाती है। प्रकाश संग्रहण क्षेत्र भी इसका काफ़ी बढ़ा दिया गया है। ये 4 मीटर स्क्वायर का प्लेट्स यहाँ पर लगाए गए थे, यहाँ 25 मीटर स्क्वायर के प्लेट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। ये पृथ्वी से आपका 547 किलोमीटर दूर था, लेकिन ये जो है वो आपका 15 लाख किलोमीटर दूर है और बिंदु L2 कक्षा में यहाँ पर रखा गया है। द्रव्यमान भी आप देख सकते हैं, पहला वाला भारी था, दूसरा वाला कम भारी था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि जेम्स वेब का द्रव्यमान हबल स्पेस की तुलना में ज़्यादा था, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत बात हो गई, ठीक है, उल्टा होगा। वेब का जो द्रव्यमान है वो कम है, कुल विद्युत की आवश्यकता जो है वो भी यहाँ पर कम पड़ती है। तो यही तो इनोवेशन है, ये इनोवेशन नहीं होंगे तो फिर क्या मदद, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आपकी पूरी मैगजीन मैंने कंप्लीट करा दी। इतना काम का निकलता है, आप चाहो तो मैगजीन खोल के देखो, अगर 1-2 पॉइंट और काम का निकल आए तो भाई उसको ये मत सोचना कि सर ने छोड़ दिया वगैरह, आपने उस पॉइंट को ढूंढने के लिए आधा 1 घंटा बर्बाद कर दिया होगा, ठीक है। मेरा काम है आपका टाइम बचाना, वो मैंने आपका बचाया। एक आधा पॉइंट निकाल करके आपको कुछ हासिल यहाँ पर नहीं होगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा करो। पूरी मैगजीन यहाँ पर लगभग 40 मिनट भी नहीं होंगे, 40 मिनट हो गए शायद, ठीक है, 40 मिनट में ये मैगजीन यहाँ पर ख़त्म हो गई। इतने ही पॉइंट निकलते हैं और इससे ज़्यादा निकालने की कोशिश आप मत करो। धन्यवाद। वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको पसंद आई तो शेयर ज़रूर मार दो, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। मैगजीन को भी मैं परचेज़ करता हूँ, 30 रुपये की मैगजीन आती है और आपको फ्री ऑफ कोर्स यहाँ पर अवेलेबल करा देता हूँ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप वीडियो को बस शेयर कर दिया करो, कहीं तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।